अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इलेक्शन से पहले पावर प्ले का आगाज हो गया है। आज एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है, जबकि साइफर मामले पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयानात के बाद कार्रवाई का आगाज हो गया है। कल शाम ही FIA ने तफ्तीश के लिए चेयरमैन PTI को नोटिस जारी किया और 25 जुलाई को तलब कर लिया है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का इंदिया भी दिया है, लेकिन 3 हफ्तों की मेहमान हुकूमत अभी तक ये फैसला नहीं कर पाई कि इलेक्शन के लिए 60 दिन देने हैं या 90 दिन। इस कशमकश में इलेक्शन के वक्त पर ना होने के खदशात भी मौजूद हैं, क्योंकि अहम हुकूमती इत्तेहादी MQM ने पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन के इनेकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन इस्लाहात तरामीम भी आखिरी मराहिल में हैं, जिनके मुताबिक हल्का बंदियों का अमल इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल करने की तजवीज़ है। अगर इस तरमीम के बाद मरदमशुमारी के नताइज नोटिफाई हो गए तो क्या इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होगा? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ चेयरमैन PTI के लिए आने वाले दिनों में किलात खड़ी होने जा रही हैं, क्योंकि जिस किस्म के वो बयानात अब दे रहे हैं और जो आज वो कह रहे हैं कि वो बात करेंगे, उसके बाद क्या होगा। और इससे पहले अब जो साइफर का मामला यानी कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से सामने आ रहा है, 164 का बयान जो सामने आ रहा है, माजी में क्या कुछ होता रहा, इसके अलावा भी ये भी बहुत कुछ सामने आने वाला है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो प्रोग्राम में हमारे 2 मेहमान होंगे। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं, फैसल वाडा साहब होंगे, साबिक वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं साबिक, तो उनसे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे और इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल वाडा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं, जितने दिनों से ये बातें हो रही हैं, ये मामलात चल रहे हैं, मसाइल क्रिएट होते जा रहे हैं, चेयरमैन PTI के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, बैक वक्त मल्टीपल ट्रैक्स पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, करप्शन मुकदमात से 9 मई के वाक़यात हैं, साइफर से लेकर इद्दत मामला, मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस। इस बारे में किसी को इबहाम नहीं रहा कि मुस्तकबिल करीब में चेयरमैन PTI का सियासी अंजाम क्या होगा। सवाल टाइमिंग का है कि कब होगा और किस मामले पर होगा। दिलचस्प बात है कि 2017 में जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ करप्शन केसेस की कार्रवाई जारी थी, तो PTI चेयरमैन अक्सर अमरीकी अंडरवर्ल्ड डॉन अल कपून का हवाला देते थे और कहते थे कि अल कपून के संगीन जराइम के ख़िलाफ़ रियासत बेबस थी, कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था, प्रोसिक्यूशन कानूनी रुकावटों की वजह से कोई इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहती थी। ऐसे में रियासत ने उसके माली मामलात के इंचार्ज को साथ में लाया और टैक्स चोरी के केस में धर लिया गया, क्योंकि कवानीन के तहत बारे सबूत मुल्ज़िम पर था, लिहाजा केस साबित हो गया और उसे 11 साल की सज़ा हुई। आज नवाज शरीफ की जगह PTI चेयरमैन खुद कटहरे में है। रियासती इदारों के खिलाफ उन पर आयद इल्ज़ामात कानूनी रुकावटों की नज़र हो रहे हैं। फौजी अदालतों के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, दीगर केसेस में जमानतें और इल्तवा जारी है, मगर कल उनके दस्तरास साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मुबैना इकबाली बयान सामने आया है। 25 जुलाई को FIA ने चेयरमैन PTI को तलब कर लिया। देखना यह है कि क्या PTI चेयरमैन अपनी सफाई में कुछ कह सकेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में साबिक वज़ीर फैसल वाडा ने आज़म खान की मुतवक्के गवाही की जानिब इशारा किया था। अब वो कह रहे हैं कि मज़ीद वादा माफ़ गवाह भी पाइपलाइन में हैं। इस वक्त फैसल वाडा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे। जो कई भी बातें हैं वो करीब होती जा रही हैं, खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स और क्रिएट होती जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। फैसल वाडा साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा, आज़म खान साहब का बयान आ गया, मतलब हम आपसे बात करते थे, आप इशारे में बात करते थे इस बारे में, यू न्यू इट कि आज़म खान कुछ कहने जा रहे हैं और इतना कुछ कहने जा रहे हैं। देखिए जी, आज़म खान साहब जो हैं, आदिल साहब, वो बड़े करीब आदमी थे और वो दिल और दिमाग अपना यूज़ नहीं करते थे। जब 2 आदमियों के उनको ऑर्डर्स होते थे, उसकी हुक्म की तामील विद इन सेकेंड्स होती थी। वो थे एक फैज़ हमीद साहब और एक इमरान खान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था। एंड आई थिंक वो जो हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो मज़ीद भी हेल्प करेंगे। ये यहीं मामला नहीं रुकेगा। आज़म खान साहब की बात कर रहा हूँ। देखिए, पैसे की लेने में तो मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ, मुझे वो नज़र नहीं आए।
पावर मिसयूज़ इसलिए उनके ज़ुमरे में आया थी क्योंकि वो डायरेक्ट ऑर्डर्स लेते थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे। बट जितनी स्टेटमेंट आई है ये मेरे ख्याल से बहुत ही माइन्यूट है, जिसके ऊपर इतनी डिबेट होगी। जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स है जो 164 के तहत दी है और वो जो मज़ीद हेल्प करने जा रहे हैं वो बहुत डिवास्टेटिंग होगी। लाइक किस कॉन्टेक्स्ट में? वो हर चीज़ के रियाजदार हैं। वो सिर्फ साइफ़र की बात है। देखें ना आदिल साहब, प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम साइफ़र को, अभी आज़म खान की साइफ़र की बात तो मैंने बहुत पहले बता दी थी, झूठा बयानिया था। फिर हमने साइफ़र से अमेरिका की साजिश हो गई, फिर हम उधर से निकल गए, फिर हमने कहा कि जी अमेरिका ने नहीं था, बाजवा साहब ने किया। बाजवा साहब इतने बुरे आदमी थे, हमने उनका एक्सटेंशन ले लो 6 महीने की। फिर उसी बुरे आदमी को हमने कहा कि आप हमारा इलेक्शन करवा दो। फिर उसी बाजवा साहब को बुरा कहते हुए आपने पंजाब की हुकूमतें गिरा दी। फिर आपने लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, अरशद शरीफ का कत्ल हो गया, गोलियां चल गई, लोग पहियों के नीचे आ गए। हदफ क्या था? क्या हम पाकिस्तान की तकदीर बदल रहे थे? क्या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा था? पाकिस्तानी कौम को कोई फ़ायदा था? सिर्फ एक चीज़ थी, मौजूदा चीफ़ की तकर्री रोक दें, उसको चीफ़ बना दें, वो चीफ़ बनने का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए और इमरान खान साहब को बेताज बादशाह वन मैन शो के तहत प्रेसिडेंट बना दें। ये टोटल खेल था। इसमें ना पाकिस्तान था, ना पाकिस्तान की आवाम थी, ना किसी और का कुछ देखा जा रहा था, अपना मुफाद था। तो अगर हम ये कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है या पीपल्स पार्टी चोर है, तो आप क्या हमारी डिबेट ये होगी कि उसने 200 करोड़ चोरी किए थे, हमने 20 करोड़ चोरी किए थे? चोरी तो चोरी है। तो आप कैसे फरार कैसे पाएंगे? आप जानते हैं कि मैं उन सहाफ़ियों में से हूँ जिनका साइफ़र के मामले पे एक पोजीशन ये ज़रूर रही शुरू दिन से, जो ये कह रहे थे कि ये यकीनन साइफ़र्स आते हैं, ये साइफ़र एक हकीकत भी हो सकता है और कई हकीकतें ऐसी इस मुल्क में इससे पहले 1000 दफ़ा हो चुकी हैं, लेकिन इस साइफ़र को पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया गया। कल भी मैंने तज्ज़िये में भी ये बात की अपने कि ये साइफ़र सिर्फ साइफ़र नहीं था, इसने मुल्क की मईशत को, खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के तकरीबन निज़ाम को बिठा के रख दिया था। कोई दोस्त मुल्क हम पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था। सवाल ये है कि आज़म खान साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले? देखिए, जब आदमी बहुत ज़्यादा ताकत में होता है ना और ताकत के नशे में होता है तो वो समझता है कि मुझसे आगे कोई नहीं है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एक कहावत है कि इंसान एक हद तक कर सकता है, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में। इंसान भूल जाता है उस नशे में, पावर के नशे। पावर का नशा ही ऐसा है। देखिए, मैं 2-3 दिन पहले एक डिप्लोमेट से मिला। उस डिप्लोमेट से जब मैं मिला तो बाहर कोई रीडर रीड कर रहा था कि जी मेरी गाड़ी आई है, तो उसमें छुपाने की तो कोई चीज़ नहीं थी। मैं डिप्लोमेट को मिलने गया। अब डिप्लोमेट से आपने बड़ी ओपन बात की, ठीक, कि हमारे ये मुफादात हैं, आपके मुफादात हैं, फलाना ढिमाका। अब उसको रिपोर्ट कर दिया जाए। मैं आके बताऊँगा आदिल भाई साहब मेरी आज ये बात हुई थी डिप्लोमेट से, और उसको आप पाकिस्तान से मुखालिफ उसको चला दें, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो साइफ़र की हैसियत तो नहीं थी कोई, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी खेला है, खेला गया है, बिल्कुल 100% खेला गया अपने मुफादात। आपके ख्याल में फैसल साहब अगला मुतवक्के इकबाली बयान किसका होगा? क्या पहले तो ये बताएं ना किसका हो सकता है? देखिए, कबल इस वक्त मैं इसलिए आज़म साहब नहीं कहना चाहता कि मैं उनके लिए मुश्किलात नहीं पैदा कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वक्तों में और लोग आगे सामने आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी स्टेज पे थोड़ा देर बाद जो कपड़ों से भी करीब रिश्ते हैं वो भी आएंगे। उनके भी कॉन्टैक्ट शुरू हो गए हैं। उनके बच्चे जो मुल्क से बाहर हैं वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई प्रोविज़न चांस दिया जाए, जिस पे इमरान खान साहब आज के दिन भी बहुत भरोसा करते हैं। तो ये अल्लाह की लाठी है, बेआवाज़ तो नहीं हो सकती। जो आप जो किया है वो भरना तो है आपको। उस वक्त उनको एहसास होगा कि उनके साथ क्या कुछ किया गया। आप उनकी फैमिली की बात करें? मैं तो बिटवीन द लाइन से बात कर सकता हूँ, ठीक है जी। जिन्होंने बेंटलीज चलाई, जिन्होंने करोड़ों रुपए की आशियाँ की, जिन्होंने पावर को मिसयूज़ किया, एक बैग उठा के आए और दूसरा बैग उठा के जाने की तैयारी में, तो उनके बच्चे पता कर लें मुल्क से बाहर हैं, क्यों बाहर हैं, क्यों भाग गए हैं, और वो क्या कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आपको सब कुछ सामने अब वो रब्ता कर रहे हैं वो लोग? हाँ, लेकिन रब्ता मुंतका है, वहाँ से मुनक़ता है, रब्ता नहीं हो रहा। रब्ता नहीं हो रहा या लाइन कटी हुई है, लेकिन वो कोशिश करें कि हमें माफ़ कर दें, तो वो भी वादा माफ़ गवा। हाँ, अंडरस्टूड है। ये तो बहुत रिटन ऑन द वॉल। ये कोई पर्सनल स्टाफ, सरकारी मुलाजिम, ये साथी लोग भी, कोई जो करीबी साथी हैं वो उनमें से भी होंगे, बिल्कुल हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो ड्राइविंग सीट लेना चाह रहे हैं वो भी आपको कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में नजर आएंगे। लाइक शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं तो नाम नहीं लूँगा, आप स्मार्ट आदमी हैं। असद उमर साहब तो अब तकरीबन कॉर्नर ही हो चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बदकिस्मती से ना मुझे बैलेट में इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं, ना PTI का कोई टिकट होल्डर नज़र आ रहा है। बहुत सीधी सी बात ये है। और आखिरी अगर तो वो आज जो कह रहे हैं इमरान खान साहब के मैं सब कुछ खोल दूँगा, तो ये फाइनल नेयर इन द कॉफन होगा
ये आखिरी ब्लंडर होगा। ये क्या ऐसा करने जा रहे हैं? वैसे कल भी आपने इस बात का हवाला देखिए, जब आदमी डेस्परेट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो उन्होंने मुल्क के साथ कर दिया, करवा दिया गया, हो गया, जिसमें शोदा की लाशों का, उनकी कफन का तमस्खर उड़ा दिया गया, जानवर और सोसाइटी में फ़र्क नहीं छोड़ा इंसान में। नोइंग खान साहब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये उनको पता चल गया है कि वो अब ऐसी गली में जिधर से अल्लाह ताला तो मुआवजा कर सकता है, बंदा और कानूनी तौर पे वो निकल ही नहीं सकते। पर वो तो बहुत पुरुम्मीद है, वो कहते हैं कि मैं जो है वो आ जाऊंगा दोबारा। देखिए, जब बात आदमी मैं मिसाल दे, वो तो अभी किसी इन्वेस्टिगेशन में पेश हुए, वहाँ पर भी सुना ये जब बयान उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि मैंने वापस आ जाना है। देखिए, ये ओवर कॉन्फिडेंट जब आदमी होता है ना, आई मीन माई सेल्फ, मैं अपनी ज़ात से ऊपर जब किसी को नहीं देखता इंसान, तो वैसी उसकी बढ़ती आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है और वो बहुत स्मार्ट आदमी है। उनको रियलाइज़ हो गया है कि पॉलिटिकली ही इज़ ओवर। उन्हें मानिका फैमिली के बारे में भी कुछ रियलाइज़ हुआ है? मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा ऐसा कि मैं कमेंट करूँ, बट आई थिंक कि उनको बहुत कुछ नज़र आ रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में उनके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी उन लोगों के बाहर निकलने से जिनके रिश्ते कपड़ों से भी करीब होते हैं। मानिका फैमिली इससे ज़्यादा तो करीब फिर ओके ठीक है, आप इस पर खामोश रहना चाहते हैं। ये जो तीनों वज़राए आला थे, ये दो वज़राए आला जो छोड़ के चले गए हैं, बल्कि एक के बारे में तो अब ये तक कहा जा रहा है कि वो भी शायद सामने बहुत सारे सबूत लेके आएंगे। पंजाब के वज़ीर आला की मैं बात कर रहा हूँ, बुज़दार साहब की बात कर बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो ज़मीन पे बैठते थे जहाज़ के अंदर, आपको पता है नहीं बात? ज़मीन पे बैठते थे जब सीएम पंजाब थे तो वो बैत के तौर पर, जिन बूतों के तौर पर वो ज़मीन पे बैठते थे, फ्लाइट के सीट पे नहीं बैठते थे। खान साहब के एहतराम में वो खान साहब के साथ वाली सीट में जो भी बैठा होता था उनके एहतराम में ये ज़मीन पे बैठते थे। जी, आप किसी से भी पूछ लें। और आपको मैं इसका एक चश्मदीद गवाह भी दे देता हूँ अगर आप होती है, अलीम खान साहब। अलीम खान साहब को मैंने कल इंटरव्यू किया है, तो वो तो बल्कि वो बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मैंने तो नैब को कहा मुझे पकड़ना बंद कर दो क्योंकि उधर चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हो चुका है, तो जिस वजह से मुझे तंग कर रहे थे वो ना करो। कहते हैं आई न्यू इट फ्रॉम द डे वन कि मुझे विक्टिमाइज इसलिए किया जा रहा है कि मैं पंजाब के अंदर ये चीज़ें ना होने दूँ और मुझे उस बुनियाद के ऊपर वो बार बार जेल भेजा गया था। अब मुझे बताइए कि जो खान साहब ने कहा है कि मैं उस वक्त तक जो है वो खुद से नहीं सुन लेता, उस वक्त तक कोई बात नहीं करूँगा आज़म खान के बारे में। आज़म खान साहब के बारे में अभी भी खान साहब बहुत कॉन्फिडेंट है। उस तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनको तो किडनैप किया गया था, तो उस बयान की क्या हैसियत है, एक बात। और आपके ख्याल में आज़म खान साहब बहुत जल्द मीडिया पे जलवागर होंगे? देखिए, आज़म खान साहब मीडिया से शाये हैं वैसे भी। आपने वज़ीर आज़म के एतबार में भी देखा होगा कि वो बहुत मीडिया पे कभी भी नहीं आए एज सच, तो वो शाये करते हैं कैमरा से, नंबर एक। नंबर दो ये कि वो जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली इनडायरेक्ट आज़म खान को मैसेज पहुँचा रहे हैं कि मैं जब तक खुद सुन नहीं आता मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि आज़म खान साहब का जो पर्चा या जो चीज़ें आप तक पहुंची हैं वो बहुत छोटा फैक्टर है। वो बहुत कुछ बता गए हैं और बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ बताया है। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास बड़े इख्तियारात होते हैं जी। वो तो वज़ीर आज़म ही डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, जिसको एक एक चीज़ का पता होता है। वज़रा भी उसके आगे खड़े होते हैं हाथ बांध के फाइलों की वजह से। तो आपके ख्याल में ये जो अभी आया है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है और अभी बहुत कुछ आने वाला है? तो जो बहुत कुछ आने वाला है वो ज़ाती नौयत का है या सरकारी नौयत का है? सरकारी नौयत का है, लेकिन ज़ाती लाइफ में तो मेरे ख्याल से किसी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो पिछले एतबार की जो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने ज़ाती एतबार में अगर जो कुछ किया है अगर वो खुल गया तो मेरे ख्याल से हम सोसाइटी को वज़ीद करप्शन से रिलेटेड दास्तानें बहुत सारी, मिसयूज ऑफ पावर, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन, पाकिस्तान के साथ क्या होना था, फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या होना था, करप्शन कैसे हुई, किस किस को नवाजा गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिले गए, वो 4-5 आदमी कौन थे, वो मुल्क से बाहर क्यों हैं, अरशद शरीफ का कत्ल है, अरशद शरीफ को भगाने का मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें आदिल साहब, मैं हर शो पे अब ये कहता हूँ कि देखें आप साइफर, लॉन्ग मार्च और अरशद शरीफ के कत्ल को क्लब कर दें, आपको पूरा कुछ मिल जाएगा। और कुछ चीज़ क्लब नहीं हो पा रही। और इस मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कानून इतना मज़ेदार है कि बलूचिस्तान में एक आदमी ने जीप के नीचे एक पुलिस वाले को दे दिया था, उसकी वीडियो आ गई, उसके बाद भी उसको रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, ये कह के कि ये शवाहिद नहीं है। तो भाई इस ज़्यादा शवाहिद तो हो नहीं सकते ना, तो उस शवाहिद पे भी कानून ये कर जाता है, तो फिर तो आप कानून की बात करें। 164 की जो स्टेटमेंट है वो तो इसहाक डार साहब ने भी दी थी,
इस मुल्क में होने को तो बहुत कुछ होता है, नहीं होने बट वो 164 का स्टेटमेंट ज़ाहिर साक डार साहब के बारे में बात की जाती है, इन्होंने भी दे दिया। वो कहते हैं ये तो जब वक्त वो अदालत में पेश होंगे उस वक्त सही 164 का बयान होगा, अभी तो उनका पता ही नहीं है वो किधर है। नहीं वो घर है, आप फ़ोन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो कहते हैं 1 महीने से वो कहते हैं कि गायब हैं। देखिए मैंने बहुत पहले मेरे ख्याल से नदीम मलिक साहब का शो पे कहा था, आज़म खान साहब ना वैसे मेरे उनसे बहुत से ताल्लुकात थे, और मैंने ये भी आपके शो पे कहा था कि मैं जो कर सकता हूँ करूँगा। एक दफ़ा वो किसी चीज़ से नाराज़ हो गए PM हाउस में, तो वो 4 दिन के लिए मोबाइल बंद करके गायब हो गए थे, जबकि गवर्नमेंट थी, IB थी, ISI थी, सब कुछ था। वो उस किस्म के आदमी हैं कि वो जिस डायरेक्शन में चल पड़े पे चल पड़ते हैं। किस बात पे नाराज़ हुए पता नहीं, मुझे ये नहीं पता, ये मुझे पता है कि वो 4 दिन के लिए उन्हें मोबाइल बंद करके वो बिल्कुल गायब होते, घर पे भी नहीं थे। तो कुड बी अ रूटीन। और 4 दिन तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बगैर हुकूमत चल रही है। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ये तो आप मुझसे बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर के दाएँ बाएँ के लोग चलाते रहे, करते रहे। प्राइम मिनिस्टर घर से भी एक प्राइम मिनिस्टर हाउस चलता रहा, तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं। तो ख़ास जो थे उनके ऊपर कुछ कब होगा, वहाँ तो कुछ नहीं है। देखिए मेरे ख्याल से ख़ास मेरे हिसाब से पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हों, शायद हमें ना पता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पकड़ा जाएगा या 2 पकड़े जाएंगे। बारी तो सबकी आएगी, बारी सबकी आएगी। और पसे पर्दा हमें आपको शायद ना पता हो कि कुछ चल रहा हो। आपको तो पता होगा, हमें ना पता हो, ठीक है, लेकिन हम और आप कैसे बराबर होंगे? लेकिन आपको तो पता होता है पहले से। ऐसा मैं समझता हूँ कि जस्टिस एक के साथ नहीं होगा, जस्टिस सबके साथ होगा। मैं इस बारे में मेरी कन्विक्शन और मेरा फेथ बड़ा क्लियर है। जस्टिस शुड बी सीन, इट विल बी सीन, वी विल सी। साइफर में के मामले में चेयरमैन के अलावा कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में, या PTI चेयरमैन अकेले जिम्मेदार? नहीं, देखिए अगर आज़म खान साहब की मौजूदगी तो शाह महमूद की भी मौजूदगी थी, ही इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। असद उमर साहब की मौजूदगी थी, इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। कुछ दीगर और लोग होंगे, और ख़ास में फैज़ हमीद साहब हैं, तो इसमें तो कोई दो साइफर में उनका भी रोल था। ऑफ कोर्स, देखिए ना एंड ऑफ द डे उसकी वेरिफिकेशन जो थोड़ी बहुत भी दी, वो तो एक इदारे के चीफ ने दी थी ना, तो वो थे। तो हम ये छुप छुपा के क्यों बात करते हैं? हम सबके लिए बात करते हैं, हम उसके लिए बात करेंगे। वो आसमान से तो नहीं उतरा हुआ, या कानून से तो नहीं बढ़ा। ही हैड एब्सोल्यूट पावर, बिकॉज वो दोनों का प्यारा था, प्राइम मिनिस्टर का भी था और चीफ का भी था। तो अगर आप और मैं भी प्यारे बन जाए प्राइम मिनिस्टर और चीफ के और चीफ जस्टिस साहब के, तो पूरा पाकिस्तान हम उल्टा कर देंगे। तो इसमें कोई छुपने छुपाने की बात तो नहीं। हम कोने के तारों में क्यों बातें करते हैं? हम खुल के बात करें। गलत जो है वो गलत है, वो कोई भी हो। साइफर का मशवरा इमरान खान साहब को किसने दिया था? मेरा तो ख्याल है इन्हीं लोगों की ये सारी गठजोड़ से हुआ है। क्या आप इसको यूज़ करें? मतलब ऐसा नहीं कि खान साहब बड़ी ज़िम्मा है, लेकिन खान साहब अगर हैं तो उसके आइडियाज़ तो हमने वॉइस नोट्स में सुने हुए भी हैं। तो आइडियाज़ में अगर आप कहें कि वो अकेला था, तो मैं कभी भी नहीं कहूँगा वो अकेला था। इस साजिश में सब हैं, और इस साजिश के खुलने से पहले बहुत सारे लोग जो उनके बहुत चहीते बने हुए, वो अपनी राहें साइड पर करना शुरू कर देंगे। कामरा में आपको याद है कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने पूछा भी था उनसे इस मामले के बारे में, लेकिन उस वक्त उन्होंने क्यों उससे इनकार किया? उससे ज़रूरत नहीं थी ना। हम हर वक्त ज़रूरत हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। वक्त ज़रूरत एक प्यारे, एक तगड़े, एक ईमानदार, एक नेक आदमी का मंसूबा करके कत्ल करवा देते हैं, अरशद शरीफ का। साइफर को इस्तेमाल कर लेते हैं, साइफर लहरा देते हैं, साइफर चोरी हो जाता है, साइफर के साथ मिनट्स ऑफ द मीटिंग के डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से। बहुत सारे डॉक्यूमेंट मुबैना तौर पर शहजाद अकबर साहब लेके निकल गए, जो टीवी पे लहरा रहे हैं। 25 जुलाई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए मैं उनको बहुत बुरे शिकंजे में कानूनी तौर पे और जेल बंद करीब आने वाले दिनों हफ्तों में देखा। आने वाले हफ्तों में? हाँ बिल्कुल जेल में होंगे। हफ्तों से मुराद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 एनीथिंग। वो तो 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते भी। इट्स नॉट अबाउट मंथ्स। बहुत हर चीज बहुत करीब है। It's not about months means like 3 weeks, 2 weeks, 3 weeks time. Could be. He'll be behind the bar. Could be few days. वो किस लेवल पे ले जाते हैं, जो मैं उनको जानता हूँ, अगर वो उस लेवल पे चले गए जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये फाइनल नेल इन द कॉफन होगा। क्या कर सकते हैं? कोई चीज़ शेयर करा सकते हैं? पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की चीज़ों को मज़ीद बदनामी की तरफ ले जाएंगे, तमस्खर उड़ा देंगे पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया के अंदर। दैट्स द मैक्सिमम ही कैन डू एंड दैट्स द लास्ट थिंग ही कैन डू। बाकी सब कुछ तो कर चुके हैं वो। And it's not going to be a surprise for me. But he's frustrated, he's desperate like anything. Like आप ये बात बार बार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है उनके पास कि वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? मवाद क्या होगा, और क्या पता उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट उनको लोगों ने चुरा के दे दिए जो उनके प्यारे थे। Who knows? He was the prime minister. वो कोई सड़क पर चलते हुए आदमी तो नहीं थे। और उससे कौम की आंखें भी खुल जाएंगी और वो फाइनल काउंटडाउन होगा।
That's about it. And that can escalate to things within hours also. थैंक यू सो मच। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। वो कहते हैं कि हफ्तों का मसला है, महीनों का मसला नहीं है कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो जाएंगे, और वो पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ये बहुत दिलचस्प होगा। वेलकम बैक। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं हसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी। और जो इस वक्त सिचुएशन है हम डिस्कस कर रहे हैं, इंतखाबात का मामला है, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का मामला है, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिस पर इनसे बात करनी थी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं ज़रा इलेक्शन के मामले पे जानना चाहता हूँ कि हल्का बंदियों वाले मसले पर, सेंसस की नोटिफिकेशन के मसले पर MQM आपकी इत्तेहादी है, और वो थोड़े से जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और आज कल वो मिले भी हैं, बात की है। तो ये क्या होने जा रहा है? पुरानी हल्का बंदियों पे होगा, सेंसस पे होगा, नई पे होगा? व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? देखिए, जो ओरिजिनल स्कीम थी वो ये थी कि 30 अप्रैल तक कोशिश थी कि सेंसस को नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन जब सेंसस के ऊपर गिनती शुरू हुई तो सूबों की तरफ से बार बार ये मुतालबात आए कि उनको कुछ हालात ऐसे थे उस वक्त मुल्क के अंदर कि इंतज़ामी तौर पर तमाम वसाइल वो गिनती के लिए फ़राहम नहीं कर सके, और उन्होंने उसमें बार बार इल्तवा मांगा, जिसका नतीजा ये है कि ये गिनती का अमल तकरीबन अप्रैल से एक महीना आगे 31 मई तक चला गया। नहीं, बल्कि 30 अप्रैल तक तो हमारा नतीजा आना था, ये मार्च में ख़त्म होनी थी जो गिनती है, ये 31 मई तक एक्सटेंड हो गई। अब जब वो नताइज आए तो उसके बाद कुछ जगहों पे जो हमारे शुमाली इलाका जात हैं, जहाँ मौसम के हालात ऐसे थे, वहाँ पर भी गिनती नहीं हो सकी थी। फिर इसके अंदर एक सिस्टम है कि अगर किसी की तरफ से कोई एतराज़ हो तो एक पोस्ट एन्यूमरेशन ऑडिट सर्वे भी हो सकता है। तो वो फिर हमें मुतालबा हुआ कि कुछ इलाकों में जहाँ पर शिकायत थी कि अंडर काउंट हुआ है या कुछ ये थी कि ओवर काउंट हुआ है, उसको आप वेरीफाई भी करें। तो कल उसकी आखिरी तारीख़ थी, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में इसको फाइनलाइज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कर लेगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि जो ओरिजिनल टाइम फ्रेम था, अगर 30 अप्रैल तक हम इसे फ़ाइनल कर लेते तो अगस्त तक 4 महीनों में हल्का बंदी का अमल मुकम्मल हो सकता था। अब अगर इसको हम नोटिफाई करते हैं एंड ऑफ जुलाई में या अगस्त के शुरू में, तो वो 4 महीने जो हल्का बंदी के लिए दरकार हैं वो नवंबर तक चला जाता है। अब ये इशू जो है हमसे बियॉन्ड है, इसका फ़ैसला क्या आइन कहता है, क्या कानून कहता है, इसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक, 25 जुलाई को हुकूमत की क्या राय होगी, क्या तजवीज़ होगी? जी, हमारी तो यही राय होगी कि जो मुद्दत हमारी है हम उसको मुकम्मल होने पर हुकूमत से अलहदा हो जाए, और पुराने सेंसस पे और ये फिर इलेक्शन कमीशन इनको देखे क्या उसके लिए मुमकिन है कि वो पुराने सेंसस पे जाना चाहता है, उसके तहत इलेक्शन करे, या कुछ सुप्रीम कोर्ट के पिछली दफ़ा जब सेंसस हो रहा था तब उसकी ऑब्जर्वेशंस थी कि उसको नए सेंसस ही को लेना पड़ेगा। ये एक लीगल इशू होगा जो फिर इलेक्शन कमीशन इसका बेस्ट उसको देखना पड़ेगा ये। और आप लोगों की राय ये होगी कि ये टेन्योर जैसे ही ख़त्म होता है और इलेक्शन टाइम पर हो जाए, और चाहे पुराने सेंसस पे पुरानी डिलिमिटेशन हो जाए। इसलिए देखिए उसकी वजह ये है तो जो प्राइम मिनिस्टर ने MQM को यकीन दहानी कराई है वो किन बेसिस पे कराई है कि अभी हमने फैसला नहीं किया? हमने तो उनको यही यकीन दहानी कराई है कि उनका भी ये मुतालबा था कि जो पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे है, ऑडिट होता है, उसको किया जाए, और वो हमने उसी वक्त शुरू करा दिया था। और अब वो जैसे मैंने कहा कल गालबन उसकी आखिरी डेट थी, तो अगले चंद रोज़ में हमारे पास नताइज आ जाएंगे जो ऑडिट हुआ है गिनती का, ठीक है, उसके क्या हैं, तो हम उनके जो खदशात हैं उनसे शेयर कर लेंगे। तो ये जो इलेक्शन तरमीम है उसमें भी इस तरह की कोई बात नहीं रखी गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रखी गई, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो MQM को भी फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ ही देखना पड़ेगा अगर आप लोग। जी, अल्टीमेटली ये सारे मामलात जो इलेक्शन के हैं आइन के तहत और कानून के तहत इलेक्शन कमीशन का डोमेन है। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपनी मुद्दत के ऊपर हुकूमत से अलहदा हो जाएं, और जैसे मैंने कहा कि हम सब की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, इसलिए कि पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी चाहिए। हमारी जो इकनॉमिक एक ब्रीदर मिला है हमें IMF से 9 महीने का, तो इसके नतीजे में हम फौरी तौर पर किसी दबाव में नहीं हैं, लेकिन ये मुस्तकिल इलाज नहीं है।
मुस्तकिल इलाज तभी होगा कि जब हम कम से कम एक 4-5 साल का रिफॉर्म प्रोग्राम लेकर अपने इदारों को ठीक करेंगे। जो हमारे लॉस मेकिंग इदारे हैं इनको या प्राइवेटाइज़ करेंगे या इनको रीस्ट्रक्चर करेंगे। हमारे जो इसी तरह टैक्स रिफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए हम अपनी आमदनी बढ़ाएं। देखिए इस वक्त अफसोस की बात है कि पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया है कि हमारे जो नेट फेडरल रेवेन्यूज़ हैं वो तकरीबन 5,900 अरब रुपए के हैं और जो हमारी डेट लाइबिलिटी है वो तकरीबन 6,300 या 400 अरब रुपए है। तो आपको 400 अरब का खसारा है सिर्फ डेट लाइबिलिटी को उतारने के लिए। आप इसके ऊपर तनख्वाहें, पेंशन, दिफा, डेवलपमेंट, सारी सब्सिडीज़ ले लें, वो सब आपको उसके लिए मज़ीद उधार लेना पड़ेगा। ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं है। इसके लिए आपको अपने आमदनी के ज़राए में तेज़ी से इजाफा करना है, एक्सपोर्ट्स में तेज़ी के साथ इजाफा करना है। और अगर हमने 75 साल में अपनी एक्सपोर्ट बेस नहीं बनाई तो आप 6 महीने साल में तो नहीं कर सकते। उसके लिए 5-10 साल के लिए आपको तसलसल से पॉलिसीज रखनी है। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि हम समझें दुनिया में किसी मुल्क जिसने कामयाबी से तरक्की की है वहाँ 10 साल का स्पेल मिला है पॉलिसीज़ को, कंटिन्यूटी का। इंडिया देख लें, बीजेपी कांग्रेस की 2-2 टर्म्स। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने रेफरेंस दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी बात की कि अगर ये लास्ट कर सकती हैं चीजें तो कंटिन्यूटी से नहीं कर सकते। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बहुत और इशूज़ पर गुफ्तगू करनी है, अहम इशूज़ पर, आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। एहसन इकबाल साहब, आज़म खान साहब का जो इकबाली बयान है ये सब को पहले से मालूम था, ये सब कुछ बातें हो रही थी, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या ये तस्वुर किया जाए कि ये एंड गेम का आगाज़ है और 25 जुलाई को कुछ बड़ा होने वाला है, खान साहब गिरफ्तार हो सकते? देखिए मैं समझता हूँ कि जो आज़म खान साहब का बयान है ये एक लास्ट नेल इन द कॉफिन है, इसलिए कि उससे पहले ऑडियो लीक आ चुकी थी जिसमें कि ये सारी बातें जो आज़म खान साहब ने कही। अब अगर कोई कहे जी कि आज़म खान साहब से ज़बरदस्ती बयान लिया गया है, वो इसलिए दुरुस्त नहीं है कि उनका जो बयान है वो वही है कि जो ऑडियो लीक के अंदर पहले आ चुका था और उसको कुछ लोग और भी कह चुके हैं। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि खान साहब ने साइबर को एक साइफ़र को अपना पॉलिटिकल टूल बनाया, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात को दाव पे लगाया, पाकिस्तान के कौमी इदारों को उसमें घसीटा और सिर्फ अपनी सियासत जो नाकाम हो गई थी उसको बचाने के लिए। और उससे मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो एक मुल्क की डिप्लोमेसी होती है उसमें साइफर की एक बड़ी अहमियत होती है। देखिए वो सैंक्टिटी नहीं रही उसकी, जो सैंक्टिटी के अलावा आपके जो डिप्लोमेट्स हैं अब वो साइफर में मैसेज लिखते हुए घबराएंगे, पता नहीं बैक होम उनको कौन किस पैराए में ले लेगा। वरना साइफर एक जरिया होता था कि जहाँ पे कोई अपना जो आज़ादाना तज्जिया है वो लिखकर बैक होम भेज सकता था कि जी मेरी ये ख्याल है या मेरा ये तज्जिया है। अब लोग सोचेंगे कि भी ठीक है मौसम का हाल लिख के भेज दो, कोई बड़ी कैलकुलेटेड सी एक साल में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है ये साइफर के मामले के बाद? देखिए तो पूरी कौम के सामने ही है कि कितना बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज हमें छोड़ गए थे विरसे में। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि 4 स्ट्रेटिजिक इकनॉमिक पार्टनर्स हैं कि जिनके पाकिस्तान के साथ बड़े कलीदी मुफादात हैं। पहला चीन है जो सबसे हमारा रिलायबल है पार्टनर इक्तिसादी शोबे में। इन्होंने उसके साथ जो ताल्लुकात हैं उनको इस नहज पे पहुंचा दिया कि 4 सालों में $1 की नई सरमायाकारी सीपैक में नहीं हुई। बट सर वो फिर स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि नहीं रुका इस प्रोसेस में आपकी स्टेटमेंट के वो बाद। तो पुरानी स्टेटमेंट उन्होंने निकाली है ना, जो कि कहीं ऐसी उन्होंने, मैं आपको कहता हूँ रिकॉर्ड से साबित करें ना, रिकॉर्ड पे बताएं कि 2018 और 2022 के दरमियान कोई एक नया प्रोजेक्ट जमीन पे आया हो। तो आप अभी भी कह रहे हैं सी पैक रुक गया था 2018 4 सालों में सी पैक को आप बताएं कैसे ना रुकता कि अगर चीन आपके ऊपर इतना बड़ा दोस्ती का हक अदा करे कि जब कोई $1 लगाने के तैयार नहीं, उन्होंने अरबों डॉलर लगा दिए और आपके वजीर उठ के चीन के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाएं कि 70 अरब रुपए का कमीशन खिलाया गया है इस मनसूबे में। हुकूमत के वजीर कहें कि हमें महंगे कर्ज़ों के तले लाद दिया गया, हम इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जब आप इस तरह उनका एहसान लौटाएंगे तो वो आपसे खुश होकर आपका क्या करेंगे? देखिए वो तो एक दोस्त मुल्क है, उनका एक सफारती तरीका है, वो एक डिप्लोमेटिक तरीके से रखते हैं अपना हदूद के अंदर। लेकिन हमारे तो आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ है ना। 2017-18 में इस्लामाबाद से कराची आप किसी फ़्लाइट में जाते
15-20 चीनी बिजनेसमैन आपको मिलते थे, सब पाकिस्तान आए हुए थे, इसलिए प्रेसिडेंट शी ने उन्हें कहा था कि जाएं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हमने क्या किया कि उनको इतना स्कैंडलाइज किया, इतना उनको तंग किया कि एक एक करके कोई वियतनाम, कोई कंबोडिया, कोई लाओस, सब भाग गए, मुल्क खाली हो गया। किसका नुकसान हुआ? चीन का तो नहीं हुआ, या उन बिजनेसमैन का तो नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ। फिर आप आ जाइए, दूसरा हमारा पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के सफ़ीरों को आप जलसों के अंदर तड़ियाँ लगाएं और उनको आप बुरा भला कहें तो वो आपसे खुश होंगे, भाई उन्होंने आपको GSP प्लस दे रखा है, वो आपकी बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, यू नीड दैम, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। फिर अमेरिका आ जाए, अमेरिका आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन का मरकज़ है, हमें अमेरिका के वसाइल की ज़रूरत है, अमेरिका को हमारे वसाइल की शायद आज इतनी ज़रूरत नहीं इस दुनिया के अंदर, लिहाजा अमेरिका को भी आपने निशाने पे लगा दिया। फिर चौथा हमारा GCC कंट्रीज़ जो हैं गल्फ़ के, ये बहुत कलीदी पार्टनर्स हैं, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ होते हैं। सऊदी अरब के आपने वो तोहफ़ों को बाज़ारों में बेच के उनकी इज़्ज़त खाक में मिला दी। बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ भी यही अशर किया। मैं कतर में गया तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने उनको पाकिस्तान, इनका जो नुमाइंदे आए थे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उन्हें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या, वो कहते जी मेरे बरतानिया में रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि कतर के अंदर ये कहानियाँ सुनी हमने। ये किसने कहा? ये कतर के लोगों ने। नहीं, यहाँ पर हमारे हुकूमत के एक बड़े महबूब थे, इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, तो उन्होंने उन्हें दावत दी कि आप मेरे साथ कारोबार करें। बरतानिया में तो एक ही थे, जुल्फी बुखारी साहब। बस अब किसी का क्या नाम लेना, लेकिन मेरा मकसद है कि जब आपका ये तर्ज अमल होगा कि आप पाकिस्तान के हर दोस्त को, हर पार्टनर को नाराज़ कर दें, वो दूर हो जाएं, तो आप मुल्क को कहाँ छोड़ के जाएंगे? लेकिन उस चैलेंज को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा कि उनके किसी एडवाइजर ने ये कहा कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें यूके के अंदर। वहाँ के मुझे जो जिम्मेदारान लोग हैं उन्होंने कहा। लेकिन सर वो सिर्फ जुल्फी बुखारी साहब थे, और कौन था? पता, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त आप देखिए कि जो करप्शन की दास्तानें इनकी आ रही हैं, बरतानिया से 60 अरब रुपया पाकिस्तान को मिला, पाकिस्तान के ख़जाने में जाना चाहिए था, उसको इमरान खान साहब ने उठा के एक प्राइवेट बिजनेसमैन के साथ डील करके उसके अकाउंट में जमा करा दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में उसका जुर्माना था कि तुम इधर सेटल कर लो और इसके एवज मुझे ज़मीन और जेवरात दे दो। शहजाद अकबर साहब उस पर कहते हैं कि जी वो तो दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन बिजनेसमैन एंड NCA, उसमें गवर्नमेंट का क्या? दैट वाज एन एग्रीमेंट विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये एग्रीमेंट करें। देखिए, अंडर द लॉ यूके क्राइम एजेंसी जो है पाबंद है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जब्त होता है वो पाकिस्तान के सुपुर्द करे। इन्होंने यहाँ से एक डॉक्यूमेंट बना के उन्हें इजाज़त दी कि आप इस पैसे को सुप्रीम कोर्ट में इनके अकाउंट में जमा कर दें, और वो जो मंजूरी दी और वो जो मुआहदा किया वो इस तरह किया कि काबीना से खुफिया रख के बंद लिफाफे में जब इजलास ख़त्म हो रहा था लहरा के कहा जी अप्रूव्ड है और कैबिनेट में रखा दिया। वो तो हमने जब आके खुलवाया तो हम शशदर रह गए कि ये किस तरीके से मिस्टर क्लीन साहब जो हैं पाकिस्तान के ख़जाने पे डाका डालते गए। और आप देखिए जितने भी मुखालफों पे इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं वो सारे आप टोटल कर लें तो उनका हुजम 60 अरब नहीं बनता। इस शख्स ने एक 60 अरब की डील के अंदर अरबों रुपए का अपना फ़ायदा कर लिया। ऐसे इकबाल साहब, आज़म खान साहब वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं? मुझे नहीं इल्म के, लेकिन अगर उनके अंदर ज़मीर है तो उनको हक और सच की गवाही देनी चाहिए। बट ऑडियो नोट में तो वो खुद भी जो है वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आगे पीछे करने की बातें कर रहे हैं। जी तो जी, वो खुद को इससे अलहदा कैसे कर सकेंगे? और हमारे सामने एग्जाम्पल है, आपकी गवर्नमेंट जब गई थी तो फवाद साहब ने भी बड़ा प्रेशर फेस किया, लेकिन उसके बावजूद वो एक कदम भी आगे पीछे नहीं हटे। कि इस वक्त तो लोगों ने फ़र्क देख लिया PTI और मुस्लिम लीग नून का। आज आप देखिए कि GB के अंदर सारी की सारी PTI जो है मखलूत हुकूमत में शामिल है, एक भी PTI का नुमाइंदा अपोजिशन में नहीं है। आपने इसी तरह देखा कश्मीर के अंदर, इसी तरह आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। हमारे ऊपर 4 सालों में खान साहब ने रेगमाल ही नहीं लगाया सियासी, हर तरीके का झूठा केस बनाया। मैं ख़ुद सजाए मौत के कैदी फांसी से पहले जिस सेल में रहते हैं उसके अंदर 2.25-2.5 महीने रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसी जेल में मेरे साथ थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और सब हमारे सफ़े अव्वल के लीडर। आप बताएं किसी एक लीडर ने तौबा की, किसी एक लीडर ने जमात छोड़ी? मैंने तो गोली भी खाई लेकिन सियासत नहीं छोड़ी, ना पार्टी छोड़ी।
तो हम लोग तो अपने रहे पार्टी के साथ सच्चे, क्योंकि हमें पता था कि हम हक और सच पे हैं। ये जो इनकलाब लाने वाले थे, ठीक 24 घंटे में रफू चक्कर हो गए। मियाँ साहब, इन चीफ जस्टिस, ये जो भी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनके दौर में नहीं आने वाले? देखिए, मुझे बहुत ही बोझल दिल के साथ कहना पड़ता है, चीफ जस्टिस का मनसब बहुत बड़ा होता है। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो चीफ जस्टिस साहब और इनके चंद साथी जज साहिबान हैं, एक मखसूस ग्रुप है, उनके जितने फैसले आ रहे हैं वो पीटीआई की सियासत उन फैसलों की बेनिफिशरी हो रही है, एक तरफा आ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ आ रहे हैं। मामले पे आप लोग ये ट्रस्ट नहीं कर सकते कि मियाँ साहब इस दौर वतन, मैं तो कम से कम ट्रस्ट नहीं कर सकता, और मेरा ख्याल है हमारी पार्टी के अंदर ये फैसला हो गया, कंसेंसस ही है। सब लोग समझते हैं जाएंगे तब कि जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कवर दिया, छतरी दी, उनको वीआईपी मेहमान बना के रखा। हमें तो किसी ने नहीं कहा था जज ने कि प्लीज़ टू सी यू, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। हमारी तो पेशी लगती थी तो पता लगता था कि जज साहब छुट्टी पे चले गए ताकि इनकी और पेशी लंबी हो जाए। तो यहाँ पे तो यहाँ वो बैठे रहते हैं कि जनाब एलानिया गैर एलानिया हुए ना हुए, गैब के जो मुकदमे मुस्तकबिल में भी होने उन पे भी जमानत। सर ये मुझे बताइएगा, वैसे अनप्रेसिडेंटेड था ये, सर मुझे ये बताइएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? वो कहते हैं हम तो डीक्लासिफाइड कर गए थे साइफर को, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी कैसे नहीं, कैसे उन्होंने डी साइफर तो उसको डीक्लासिफाई तो नहीं किया था। जो साइफर है इट रिमेन्ड, पिछली गवर्नमेंट ने तो वो दिखाया कैसे था? जो भेजा आगे पीछे, वो कहते हैं हमने इधर भेजा उधर यही भेजा, तो उनकी यही तो खिलाफ वर्जी है इसकी कि मैं आपको कैबिनेट ने फैसला नहीं किया था? नहीं, कोई ऐसा फैसला हमारे साइफर डीक्लासिफाइड नहीं हुआ, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई फैसला अभी तक मैंने नहीं देखा। पीटीआई का दावा है नहीं, कोई ऐसा फैसला रिकॉर्ड पे नहीं है। बात यह है कि देखिए, क्लासिफाई डी क्लासिफाई से भी जो बड़ी बात है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, आपने उसके बुनियाद पे हमला किया, क्योंकि साइफर वो चीज़ होती है कि जिसके ऊपर आपका सफारतकार ओपन फ्रैंक अपनी एवेल्यूएशन भेजता है। दे मे नॉट बी फैक्ट्स, उनकी अपनी जो एवेल्यूएशन है वो खुल के बयान करते हैं। अब अगर मैं एक एम्बेसडर हूँ और मुझे ये हो खदशा कि भी मैं ये बात लिखूंगा, पीछे पता नहीं मेरे साइफर को कोई उठा के असेंबली में खड़ा हो जाएगा, इसका क्या माने बनाएगा, तो बेहतर है मैं कैलकुलेटेड बात लिखूं। इसी तरह जो दूसरे डिप्लोमेट हमारे डिप्लोमेट से बात करेंगे, अब वो भी बड़ी मोहतात बात करेंगे कि भी पता नहीं ये हमारी बात को क्या रंग दे के पीछे भेज देंगे, हम अखबारों की जीनत बनेंगे। तो पाकिस्तान के सफारतकारों से खाने पे बात कर लो, खेलों पे बात कर लो, मौसम पे बात कर लो। मैं खुद भी 1 साल से इस पर बात करता रहा हूं और मेरा ये ख्याल था कि साइफर का मामला पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल किया गया और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान देने के मुतरादिफ है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अगर ये साबित हो जाता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है तो 14 साल फिर सजा है। जी, खान साहब ने जो ये जुर्म किया है, जो भी कानून है, वो तो खुद कहते हैं कि वो कौम जिसमें बड़े और छोटे के लिए फ़र्क सज़ा हो वो कौम तबाह हो जाती है। तो लिहाजा अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी एक सेक्शन अफसर करे, एक कोई और अफसर करे या एक साबिक वज़ीर आज़म करे, सबके लिए सज़ा एक जैसी होनी चाहिए, सबके साथ सलूक एक जैसा होना चाहिए। इमरान खान साहब अगर एक लीडर हैं तो क्या उनके हर जुर्म को माफ़ कर दिया जाए कि वो शहीदों के यादगारों को तोड़ दें, वो जिना हाउस को जला दें? अगर ज़ियारत में कायद आज़म की रेजिडेंसी पे आपके शिद्दत पसंद हमला करें, वो दहशत गर्द हैं। खान साहब जीनो और जॉगर वालों सपोर्टर्स को लेके जिना हाउस जला दें तो आप कहें जी ये सियासी एहतजाज है। सर, टुवर्ड्स द वेरी एंड बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगले वज़ीर आज़म अगर PMLN पावर में आती है तो शहबाज शरीफ साहब होंगे या नवाज शरीफ साहब होंगे? देखिए, इसका फैसला तो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे, वो हमारे पार्टी के कायद हैं और पार्टी के मुशावरत से करेंगे, और जो भी पार्टी फ़ैसला करेगी, नवाज शरीफ साहब अगर होंगे तो सबके लिए इससे अच्छी और खुशी की क्या बात है। लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि वो दोबारा करें तो हमारे लिए वो भी मुस्तहसन बात है। थैंक यू सो मच एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।